अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या आज आप आए? बहुत शुक्रिया दावत देने का। मैं आपको बताऊं, कल मैं लंदन में जा रहा था। एक तो मैं गया टेस्को में, कुछ मॉरिसन हम्म। है उसमें कुछ सामान लेने के लिए। तो अचानक सामने से एक शख्स इंडियन थे। उन्होंने मुझे देखा और एकदम ऐसे रुक गए। कहते हैं मिर्जा साहब। मैंने कहा जी जी। कहते हैं मैं आपका बड़ा फैन हूं, मैं आरजू काजमी के प्रोग्राम पे आपको रेगुलरली देखता हूँ। मैंने कहा जी अच्छा, बड़ी मेहरबानी। मैं उनको भी बता दूंगा। वो बहुत साइंटिस्ट हैं शुक्रिया। और यहाँ पे मियाँ बीवी दोनों साइंटिस्ट हैं। तो आपका बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। यूके में बड़ा देखा जा रहा है, इसका मतलब। थैंक यू सो मच सर। और बहुत लोगों की मोहब्बत है, खास तौर पे इंडियन सिटीजन्स की, कि वो बहुत ख्याल करते हैं और कहीं भी मिल जाए कोई जैसे आप हैं या और लोग जो चैनल पर आते हैं तो उन्हें वो जरूर मिलते हैं जाकर। बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग मुझे बताते हैं। तो सर आज हम बात करेंगे मियाँ वाली की। आपने देखा कि वहां पे जिस तरीके से अटैक किया गया, जो आर्मी का कहने एयरफोर्स का, सॉरी, जो जहाज से कई वो कहे के डैमेज हुए हैं, कुछ लोग जो हैं टेररिस्ट 6 से 7 बताए जा रहे मारे गए। क्या कहेंगे आपके, ये किस तरीके से अटैक हो गया? दूसरा, ये अफगानिस्तान से भी लिंक किया जा रहा है इस अटैक को। देखिए, ये तो अब अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है। इसको अफगानिस्तान से रिलेट करें या इसको जिससे मर्जी रिलेट करें, हम्म। लेकिन हकीकत तो ये है एक्सक्यूज मी, के दो चीजों में पाकिस्तान नाकाम हो गया है। एक तो इकॉनमी को संभाला देने में नाकाम हो गए हैं। परसों की रिपोर्ट है कि 24.3 अरब जो है डॉलर्स की जरूरत है ये फिजिकल ईयर में पेमेंट्स करने के लिए। और वो कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं। ये इस बात पे खुशियां मना रहे हैं कि जी 12.3 अरब डॉलर हम रोल ओवर करवा देंगे, जिसका मतलब ये है कि जो अगले साल का खर्चा है पेमेंटें करने का, उसमें 12.3 अरब डॉलर का मजीद इजाफा हो जाएगा। तो ये बढ़ता जाएगा। दूसरा जो है वो सिक्योरिटी लैब्स है। बार बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैब्स हो रहा है। अच्छा, इसमें जो इकोनॉमिक मसला है उसमें तो माफी नहीं मिल सकती। उसकी वजह ये है कि इनको कई दफा पाकिस्तान को ये चांस मिला है कि वो एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी अवाम के लिए तरतीब दें जिसमें भले 2-3 साल मुश्किल काटनी पड़े, लेकिन उसके बाद जो है वो हालात में बेहतरी आए। और ये बराबर उसमें नाकाम होते चले जा रहे हैं। अभी कल आईएमएफ ने इनको कहा है कि जी आप हमें टैक्सेशन का जो है सिस्टम आपने रिफॉर्म किया है उसकी रिपोर्ट दें। तो इन्होंने कहा है कि जी हमारे पहले 70-75 हज़ार जो है वो टैक्स रजिस्टर्ड हैं, जिसको हम अब बढ़ा के लाख 1.5 लाख के करीब कर रहे हैं। और उसकी जो डाटा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हासिल कर रही है लोगों के बैंक अकाउंट से, कि लोगों के बैंक अकाउंट्स में कितनी रकम जमा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उस हिसाब से वो अंदाजा लगाएंगे कि भाई कौन से लोग ऐसे हैं जो अभी टैक्स नेट में नहीं आए। जो सिक्योरिटी लैब्स है इसमें थोड़ी सी माफी की गुंजाइश इसलिए मिल सकती है कि देखें, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है वो जितनी भी बेहतरीन आप सिक्योरिटी के इकदाम ना करें, फिर भी हमले हो जाते हैं, दहशतगर्दी के हमले इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि वो कहते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है कश्मीर में वो बड़ा मजबूत है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहां अभी भी जो है वो इक्का दुक्का दहशतगर्दी के वाकयात हो जाते हैं। इसी तरह हमारे सामने इसराइल के ऊपर हमास का जो हमला है, बहुत खतरनाक हमला उन्होंने किया, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे इजरायली सिक्योरिटी जो है उसका फेलियर नजर आता है। तो ये सिक्योरिटी फेलियर का किया जा सकता है, इसका गुंजाइश दी जा सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये दहशतगर्दी के वाकयात होते क्यों हैं। अगर आप देखें तो कश्मीर की जैसे मैंने बात की, वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट से है। कि कश्मीर का जो मसला है वो अनरिजॉल्व है, जिसकी वजह से वहां दहशतगर्दी की गुंजाइश निकलती है कि वो
दहशतगर्दी के वाकयात वहां जन्म लेते हैं। यही आप देख लें जो है वो हमास का है, कि फलस्तीन का जो मसला है वो बड़े सालों से, बल्कि दहाइयों से वो तिश्ना है, और उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा, और लोग उसको बड़े हद तक यूनाइटेड नेशन भी इग्नोर करती है, जैसे हाँ ये एक मसला है, चल रहा है सो चल रहा है। यही हालात हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की है, कि हम वो ड्यूरेंट लाइन का मसला जो है वंस एंड फॉर ऑल उसको सेटल क्यों नहीं कर लेते। क्या मसला है उसको सेटल करना है, वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। और इसी हवाले से अगर हम देखें तो मियाँ वाली का ये हादसा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज जो है जेट फाइटर वो तबाह हुए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स कहती है कि नहीं, वो तो नाकारा जहाज थे जो वहां खड़े थे, उनको तबाह किया है, लेकिन जनरली कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और हमने 9 दहशतगर्द मार दिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि इस बात पे शादियाने बजाने के कि हमारे जहाज बच गए हैं या दहशतगर्द मारे गए हैं, ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि आपके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो आपके इंटरनेशनल नेबर्स के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, या करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। क्योंकि जंग जो है ना जी, जंग वो बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। आप देखें कि जब 7 अक्टूबर को हमला किया हमास ने और 1300 सिविलियंस को कत्ल किया इसराइल में, तो सबसे पहले जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट पहुंचते हैं तल अवीव, उसके बाद ब्रिटिश प्रेसिडेंट पहुंचते हैं तल अवीव, उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट पहुंचते हैं तल अवीव। और वो करते क्या है, वो असला बेचते हैं। और उसके बाद जो गाजा में जो फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं, उसके लिए वो फिर वहां मौजूद है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जाए। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जब खुलेगा तो उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन सामान जाएगा वो भी तो इन्वेस्टमेंट पावर्स का है। तो दोनों तरफ से ये मुनाफा कमा रहे हैं, और उसमें शिकार कौन हो रहा है, मासूम लोग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि ये हम इल्जाम तराशी की बात करें कि जी ये अफगानिस्तान का हाथ है इसमें या हिंदुस्तान का इसमें हाथ है, हमें असल जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ताकि उनको सॉल्व रिजॉल्व किया जाए जो इन वाकयात की बुनियाद बन रहे हैं। जी सर, अफगानिस्तान का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है, भारत का तो खैर नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन अफगानिस्तान का इसलिए कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 1-2 दिन पहले धमकी भी दी थी पाकिस्तान को कि आप लोग जिस तरीके से हमारे सिटीजन्स को निकाल रहे हैं तो फिर आप लोग तैयार हैं कि वही कुछ भुगतना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। उसके साथ ये लिंक कर रहे हैं। दूसरा, ये टीटीपी का एक और ग्रुप है तहरीक जिहाद के नाम से, ये उससे भी इसको लिंक किया जा रहा है। इस वजह से बार बार अफगानिस्तान का नाम आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो सिटीजन निकाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी टेंशन हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, बढ़ गई है, तब थी तो पहले भी बढ़ गई है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है आपकी बात में कि टेंशन तो बढ़ गई है, पहले से मौजूद थी, उसमें इजाफा हो गया है। लेकिन मैं जो है ना वो इस तरह से डॉट्स को कनेक्ट नहीं करना चाहता कि ये अफगानिस्तान की ने करवाया है, या जो जहाद पाकिस्तान तंजीम है उसने अगर किया है तो इसलिए किया है कि अफगानिस्तान में जो है आप अफगानियों को निकाल रहे हैं। अफगानियों को निकालना एक गैर इंसानी फेल है और बहुत गलत है ये। और किसी वक्त मैं दोस्तों में बैठा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैं इतनी बातें करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, इतने सालों से करता हूँ, और ये नहीं है कि ऐसे ही कहीं कर दी, मतलब मीडिया पे करता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, बुक लिखी है, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन क्या मेरी आवाज कोई सुनता नहीं है, मेरे आर्टिकल कोई पढ़ता नहीं है, मेरे जो बातें हैं वो इतनी बेअसर हैं कि कोई पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या कहीं पे भी जो इन वाकयात या इन इस रीजनल पॉलिटिक्स से रिलेट करता है, क्या उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने आज से 7 साल 8 साल पहले आर्टिकल लिखा था लंदन जंग अखबार के लिए, जो लंदन से निकलता है जंग अखबार, और उसमें मैंने लिखा था कि अफगान महाजरीन जो है ये एक तो वो हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने
बहुत सालों से यहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कारोबार कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में वो चला रहे हैं, कराची से लेके पेशावर तक जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादातर तो पठान चला रहे हैं या अफगानी चला रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह ड्राई फ्रूट का कारोबार है, इसी तरह प्रॉपर्टी का कारोबार है, बेशुमार कारोबार है। और दूसरे तरह के अफगान वो हैं जो सोवियत यूनियन ने जब दरअंदाजी की इसमें अफगानिस्तान में 1979 में, तो वो वहां से वॉर लॉर्ड्स थे जिनकी जमीनों पे को जब्त करके किसानों में तकसीम किया गया, वो वॉर लॉर्ड्स आए। तीसरे वो हैं जो रूस और पाकिस्तान की तरफ से जो जंग जारी की थी रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में, वो गरीब लोग अब उस जंग से भाग के आए, जो जिनको हम बेसिकली अफगान महाजरीन उनको कहते हैं। तो जो कारोबारी लोग हैं वो तो सेटल्ड हैं। जो वॉर लॉर्ड्स आए उनके पास बड़े पैसे थे और उनको अमेरिकन सीआईए ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान की आर्मी ने सपोर्ट किया, लिहाजा वो मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स बन गए रुपयों में। उनकी कोठियां हैं E7 में, उनकी कोठियां हैं यूनिवर्सिटी टाउन पिशावर में, उनकी कोठियां लाहौर में, कराची में, वो बड़े ठीक है, वेल ऑफ है। बेचारा जो मुतासर हुआ है सबसे ज्यादा वो मेहनत कश अफगान है, जो मजदूर अफगान है, जो लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक था, या जो अफगानिस्तान में मिडिल क्लास थी लेकिन वो यहाँ आके बर्बाद होके वो भी लोअर मिडिल क्लास के ब्रैकेट में आ गए। उनको शहरियत दें। जो भी 5 साल से ज्यादा ये साबित कर दे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान में रहा हूं, उसको शहरियत दे दें आप, ड्यूल नेशनैलिटी हो जाएगी उनकी। उसका फायदा ये होगा कि जो अफगान यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड हैं एज टैक्स पेयर्स, वो ना सिर्फ ये कि कारोबार लीगली कर सकेंगे बल्कि वो फिर टैक्स भी देंगे। आप ब्लैक इकोनॉमी को कैसे काउंटर करेंगे? आपकी क्या पॉलिसी है ब्लैक इकोनॉमी को काउंटर करने की? तो बजाय अब ये कि 40 लाख के करीब अफगान रहते हैं पाकिस्तान में, उनमें से 1,65,000 1,85,000 अब चला गया है इन दिनों में, बजाय इसके उनको आप धक्के दे के वहां निकालें, उनको गले लगाएं। वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो मेहनत करने वाले लोग हैं, रूढ़ी कूटने से लेके तो बड़े बड़े बिजनेसेस तक जो है वो चला रहे हैं, उनको आप गले लगाएं। वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी, चाहे वो बिल्कुल। ब्लैक इकोनॉमी को ही क्यों ना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि उनके पास कोई टैक्स का नंबर नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, वो टैक्स नहीं दे सकते। तो वो या अफगानिस्तान भेज देते हैं पैसे या वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए, उनको शनाख्ती कार्ड दिए जाए, उनको शहरियत दी जाए। यूरोप पूरे में ये होता है कि जो भी यहाँ 5 साल 10 साल से रह रहा है उसको वो नेशनैलिटी दे देते हैं, वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है। जब तक वो नहीं आता उसको नेशनल इंश्योरेंस नंबर दिया जाता है, ताकि वो अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मंथली कंट्रीब्यूशन जो होती हैं वो दे, जिससे यहाँ का पुलिस का फ्री निजाम है, हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है। ये सारे सिस्टम फिर उसी से चलते हैं ना, वो जो कंट्रीब्यूशन होती हैं। मगर आप जी जी। मगर सर ये तो उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं ना कि ये जी स्मगलिंग भी कर रहे हैं, हथियार भी ला रहे ले जा रहे हैं, ड्रग्स का भी है और साथ टेररिज्म का भी इल्जाम है कि जो यहाँ पे कुछ सही है। टेररिज्म के जो वाकयात हुए, अगर फॉर एग्जांपल 24 हुए तो उनमें से 12 ऐसे हैं जिसमें के अफगान सिटीजन इन्वॉल्व हैं। ये इस वजह से भी निकाल रहे हैं, तो फिर ये बीच में से उन्हीं को निकाले ना, जैसा काम कर रहे हैं। सबको निकालने का क्या मतलब है? नहीं देखे ना, फिर अब आप उनको सबसे ज्यादा जो इस वक्त अफसोसनाक बात है वो ये है कि आप औरतें भी जा रही हैं अफगान को भी निकाल रहे हैं, लड़कियों को भी निकाल रहे हैं। वहां तो लड़कियों की एजुकेशन नहीं है। अफगानिस्तान में वुमेन राइट जो है वो दुनिया में सबसे कम है। तो उन लड़कियों का फ्यूचर क्या है जो जिनको आप भेज रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं। और फिर ये कि अगर अफगानी हैं, दायरा तालिबान हैं, अफगानिस्तान के तालिबान हैं, और अगर वो पाकिस्तान से खुश नहीं है और वो अपने पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स के जरिए जो कि अफगान बाशिंदों पर मुश्तमिल हैं यहाँ पे कोई धमाका करते हैं या यहाँ पे टेररिज्म करते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी अफगान नेशन को जो है वो मुल्क से मुल्क बदर कर दें। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। एक तरफ आप कहते हैं कि जो इसराइल गाजा में बमबारी कर रहा है हमास के लिए, वो इसलिए कर रहा है कि उसमें सिविलियन मर रहे हैं। आप कहते हैं जी बच्चे नहीं मरने चाहिए, लोग शहरी नहीं मरने चाहिए। वो कहते हैं कि ये ह्यूमन शील्ड है, हमने तो इनको पूरा टाइम दिया कि आप लोग नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ चले जाएं, ये नहीं जा रहे। तो ये अकम्प्लिस हैं फिर ये हमास के।
तो वो आर्गुमेंट आप पाकिस्तान में जब आता है तो आप उसको बिल्कुल उलट कर देते हैं। जाहिर है कि जो गाजा के अंदर हमास है उसमें भी तो फलस्तीनी लोगों पर मुश्तमिल है ना, वो कोई बाहर से तो नहीं आके उन्होंने हमास वहां बनाई। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले जो अफगान हैं या अफगान तालिबान है या टीटीपी है, इनमें अगर अफगान बाशिंदे शामिल हैं तो उनकी फिर वो ट्रेडिशनल रूट्स भी तो हैं, और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। आप 40 लाख अफगानियों को एक मुट्ठी भर दहशत गर्दों के हरकत का जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते ना। आप बहुत गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से हमास ने अटैक किया इसराइल पे, तो बहुत से सवाल उठे इसराइल की इंटेलिजेंस के ऊपर कि जी हम तो बहुत इन्हें बड़ी तोप चीज समझ रहे थे और इनके ऊपर यूं अटैक हो गया, इनको पता नहीं चला। इसी तरीके से अभी जो मियां वाली में अटैक हुआ है, तो क्या पाकिस्तान का को भी आप यही समझते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस जो है उसका फेलियर है ये, या इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं? इंटेलिजेंस फेलियर मैं नहीं कहूंगा। जाहिर है तो है इंटेलिजेंस फेलियर किसी न किसी सतह पर तो है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि अब बलूचिस्तान में 14 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। हम्म। ठीक है ना। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने, मेरा ख्याल है, या लिबरेशन आर्मी ने अटैक करके 14 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। तो क्या उसको भी आप ये कहेंगे इंटेलिजेंस फेलियर है? भाई जब किसी ने मारने का, मरने मारने का इरादा कर लिया है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। बलूचिस्तान की आजादी का जो इशू है उसको एड्रेस करें आप। आपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल थे उनको एड्रेस कैसे किया? आपने लाखों बंगाली कत्ल कर दिए, लाखों औरतों के साथ ज्यादती की। ये कोई तरीका है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का? कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करें, उसके लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। अगर ड्यूरेंट लाइन का मसला है, टॉक टू द अफगान, ब्रिंग देम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, रीडिजाइन योर बॉर्डर। बॉर्डर फैलते सुकड़ते रहते हैं भाई। बलूचिस्तान का है, चलो आप, वो कहते हैं हमें आजादी चाहिए, ठीक है, आप कहते हैं ये दहशतगर्द है। ओ भाई बात करें उनसे, आप उनको ये कहें कि ठीक है हम आपको ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार है, आप पाकिस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाने पर रजामंद हो जाएं, हम आपको फुल ऑटोनॉमी देते हैं, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और बैंकिंग जो है ये हमारी साझी होगी, और बाकी आप फ्री हैं। आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर वहां कोई माइनिंग होगी, उससे कोई इनकम होगी, तो वो उसका पहला हक बलूचिस्तान की जो भी ऑटोनमस गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट हाँ। होगी उसका होगा, वगैरह वगैरह। अब बात ही नहीं करते, और कर करके आप दहशतगर्दी को आप पंजाब में ले आए हैं। जो ये मियां वाली है, ये कोई खैबर वो पख्तूनख्वा में तो सर नहीं है, ये उनमें तो पंजाब में है। सर उनमें तो बहुत से बलूचिस्तान के जो सरदार हैं वो भी इन्वॉल्व है ना, वो भी तो अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, उनको भी परवाह नहीं है वहां के लोगों की। वो अपना पार्लियामेंट नहीं, में बैठे हैं, आप अपना स्टेक पैसा होल्डर से बहुत है बात करें उनके ना। पास। आप स्टेक होल्डर्स जो है, आप डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच है, बीएलएफ है, बीएलए है, रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, आप उन जो स्टेक होल्डर हैं, जो बंदूक उठा के लड़ रहे हैं बलूचिस्तान की आजादी के लिए, उनसे बात करें। आप उनसे तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप सरदारों से बात करते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथ, हाँ, बिके हुए हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक, लेकिन सर अगर हम फिर मियाँ वाली पे ही आए लास्ट में, और आपके ख्याल से ये चीज अब रुक जाएगी या मजीद इस तरह के अटैक्स हम देखेंगे? लेकिन जी, इस सवाल का जो जवाब है वो मेरे पिछले जवाब में, सवाल के जवाब में है कि जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर संजीदा नहीं होंगे, जब तक आप जो मसाइल हैं आपको दरपेश, चाहे वो इकोनॉमिक मसाइल हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनको खंदा पेशानी के साथ उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, डिनाइल में से बाहर नहीं निकलेंगे, और दूसरों पे इल्जाम नहीं देंगे कि जी कादियानियों की वजह से साजिश हो गई है, अफगानियों की वजह से ये बेड़ा गर्क हो गया है, तो फिर आप में और नाजीज में क्या फर्क है? फिर क्या आपने आज जो नैरेटिव बनाया पूरी इस्लामी दुनिया में यहूदियों और इसराइल के बारे में, उसमें और नाजी जर्मनी की जो पार्टी थी हिटलर की, उसके बयानिए में क्या फर्क है? ये 21वीं सदी है। खुदारा होश करें, बैठ के बातचीत करें। कश्मीर का मसला भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो हल नहीं हो सकता, या उसके हल का पाकिस्तान जो है उसको नुकसान होगा इतना कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। भाई बैठ के बात करें। बिल्कुल।
और उसको हल करें। जंग आज के जो है वो मसाइल का हल नहीं है, नहीं बल्कि मसाइल में इजाफे का बायस है जंग। नहीं अभी सर, आपको कश्मीर। मैं ये जी। मिसाल दे देता हूँ एक। देखें, सी पैक है, सी पैक रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? जंग की वजह से बलूचिस्तान में। हम्म। ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा था, इसराइल और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात बहाल होने जा रहे थे, उससे पहले इब्राहिम अकॉर्ड हुआ, सारा कुछ हुआ। हम्म। जंग की वजह से क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अगर ये जंग ना करें और ये मिसाइल को रिजॉल्व करें कि हाँ फिलिस्तीन के लिए हम टू स्टेट जो है सोल्यूशन है, फिलिस्तीन को अलहदा स्टेट बनाया जाए और उसको टॉप ऑफ द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन रखा जाए, उसको सॉल्व किया जाए। सेकंड टॉप पे कश्मीर का मसला रखा जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। अफगानिस्तान का मसला थर्ड टॉप पे आ जाए, चलो उसको रिजॉल्व के भाई, जब तक ये हम रिजॉल्व नहीं करते हम आगे नहीं चलेंगे एजेंडे पे। ये चीजें पहले हमें रिजॉल्व करनी है, उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, यूनिसेफ प्रोग्राम क्या है, यूएनडीपी का प्रोग्राम क्या है। फॉरगेट अबाउट दैट, लेट अस एड्रेस दिस, जिसपे हम यूनाइटेड नेशन के भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आया हो रहे हैं खाम खा, और इंसानी जानों का बिल्कुल। ज़िया हो रहा है। तो आपको पहले संजीदा होना पड़ेगा। और ये मसला जो है पाकिस्तान का, हमें आदत पड़ गई है पाकिस्तान का को पाकिस्तान के अंदर देखने का। ये हमें एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, हमें बाहर देखना पड़ेगा, और इंटरनेशनल जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें बतौर पीओजेके के लोगों को, हिंदुस्तानियों को बतौर भारतीय शहरियों के, पाकिस्तानियों को बतौर पाकिस्तानियों के, फलस्तीन, मैं तो कल में गया था तो वहां स्टॉल लगा हुआ था। चलें, आपकी बात करता हूँ, थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन मैं नहीं इसको नहीं मुख्तसर जी। करता हूँ। अब जो सोशलिस्ट हैं, ठीक है ना, सोशलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और वो मिसाल देते हैं सेकंड इंटरनेशनल की, जो कम्युनिस्टों की एक बैन अवी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेनिन ट्रॉट्स्की ये लोग सारे उसमें थे। और वो कहते हैं कि उस वक्त लेनिन ने रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म की पॉलिसी दी थी, जिसका मतलब ये था कि जब आपके मुल्क की रूलिंग क्लासेस किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग में गुत्थम गुत्था हो जाएं, तो ये बेहतरीन वक्त होता है अपनी रूलिंग क्लासेस के खिलाफ बगावत करके, उनका तख्ता उलट के वहां मेहनत का शराज कायम करने का। ये उनकी एक थ्योरी है, ठीक है ना। बिल्कुल। ना कि ये कि आप अपने मुल्क के जो रूलिंग बोर्जवाजी है उसके साथ नेशनलिस्ट बुनियादों पे इत्तेहाद करें और जंग की हमायत शुरू कर दें। तो कल मैं वहां गया तो वहां स्टॉल लगे होते हैं, सैटरडे था तो स्टॉल लगे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, इसराइलियों के भी, फलस्तीनियों के भी, सोशलिस्टों के भी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन का स्टॉल लगा हुआ, वहां पे एक पम्फलेट था, उस हैंड बिल सा, उसके ऊपर लिखा हुआ था, शायद मेरे पास होगा यहाँ, हाँ ये मेरे पास, ये मैं ले आया। इस पे लिखा हुआ है सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये आपके पम्फलेट की इबारत अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म करेक्ट नहीं है। वो मेरा मुंह देखने लगे, कैसे? मैंने कहा वो ऐसे कि हमास ने हमला किया इसराइल पे और इसराइल के लोग मार दिए। अब इसराइल हमला कर दिया है गाजा पे और हमास पे, तो नारा तो ये होना चाहिए सॉलिडेरिटी विद द पीपल और द वर्किंग क्लास ऑफ पैलेस्टाइन एंड इसराइल। और इसका सोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी के नुक्ता नजर से, मेरे नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के नुक्ता नजर से तो ये होना चाहिए कि पैलेस्टीनियन वर्किंग क्लास और इजरायली वर्किंग क्लास इनकलाब करके हमास से भी और इसराइल की रूलिंग क्लासेस और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों से निजात हासिल करके यहाँ पे वर्ल्ड रेवोल्यूशन का जो है वो काम शुरू करे। तो वो मेरा मुंह देखने लग गए। फिर उसने, उनका अखबार था उस पर लिखा हुआ था पीस नाउ। मैंने कहा ये भी आपका बड़ा पैसिफिस्ट अनरेवोल्यूशनरी आपकी सुर्खी आपके अखबार की। पीस नाउ का क्या मतलब है कि स्टेटस को पे वापस चले जाएं कि फलस्तीनियों का इस्तेसाल हमास करती रहे और इसराइल के मेहनत कशों का इस्तेसाल बेंजामिन नेतन्याहू करते रहे। इसका मैंने कहा होना चाहिए था रेवोल्यूशन नाउ। तो वो मेरा मुंह देख रहा था गोरा और कह रहा था, मैंने कहा हमने बड़े इनकलाब देखे और हमने बड़ा सबक सीखा इन चीजों से। आप ना मार्क्सिस्ट है ये और ना ये लेनिनिस्ट आपकी पॉलिसी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ने देखना ये है कि दुनिया गुत्थम गुत्था हो गई है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं पिछले 8-9 साल से कह रहा हूं कि हम लोग पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ईरा में हैं।
उसमें हम दो ईरा साइमल्टेनियसली चल रहे हैं दुनिया में। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब पोस्ट न्यू लिबरल ईरा में चली गई है, इंडिया अभी न्यू लिबरलिज्म में दाखिल हो रहा है। तो बिल्कुल। एक तो दुनिया में जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनकी वो डिफरेंट चल रहे हैं, यकसानियत नहीं है उनमें, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था, इसको ये समझने की जरूरत है कि इसमें पैसे और मजदूर की फ्री मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, रूस ये नए साम्राज्य मुल्क बन गए। इनके पास इतना बिल्कुल। पैसा आ गया कि इन्होंने अपने मुल्कों से बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई, और उसकी वजह से इनको अपनी मंडी फैलाने की जरूरत है। यही वजह है कि टर्की जो है वो कहता है कि मेरा कॉरिडोर बनाओ जो इराक के रास्ते हो, ईरान कहता है हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे जो कैस्पियन सीज के तरफ खुलता हो, चाइना कहता है मैं सी पैक के जरिए बेल्ट एंड रोड चलाऊंगा, इंडिया कहता है मैं इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाऊंगा। ये चीजें समझने के लिए आपको आलमी इक्तसादी इर्तका के असूलों को समझना होगा, वरना आप पागल हो जाएंगे। आप कहेंगे ओ फलस्तीनी जिंदाबाद, या आप कहेंगे इसराइली जिंदाबाद, या आप हिंदुस्तान के साथ देना शुरू बिल्कुल। कर देंगे या तुर्की के साथ देना शुरू कर देंगे। जो भी आपका बायस है वो आप पे हावी हो जाएगा, क्योंकि आपने खोज नहीं लगाया इन चीजों के, इन अवामिल के पसे पर्दे जो अवामिल है वो क्या है जिन्होंने इनको जन्म दिया है। सो हाउ आर यू गोइंग टू गो टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? इट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कुछ भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो हमास और इसराइल की जंग चल रही है उसमें आम आदमी का नुकसान हो रहा है और उसकी जान जा रही है, तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा, रुकना आप चाहिए। मुझे ये बताएं दुनिया की कौन सी जंग है जिसमें आम आदमी का नुकसान नहीं होता? हर जंग में होता है, होता है, चाहे वो बिल्कुल होता है। बोर वॉर हो, क्राइमियन वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, इलाकाई जंगें हो, या ये जंग हो, हर नहीं जंग में नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि अब इतना टाइम हो गया है, इसको रुक जाना चाहिए। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस जंग को रोकने में। आज भी हमारे यहाँ जो न्यूज चल रही थी, अगर उस पर बिलीव करूं मैं, तो वो कह रहे थी अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है कि इसको जो है जंग को रोका जाए। तो जाहिर है अमेरिका को कोई फायदा होगा, लेकिन ये देखें बात ये आज लोग दुनिया समझे का तब। बुरान क्या है। आज दुनिया का सबसे बड़ा बुरान मुआशी बुरान या सिक्योरिटी का बुरान नहीं है। आज दुनिया का सबसे बड़ा बुरान क्यादत के फुकदान का बुरान है। आज पूरी दुनिया में अवाम की क्यादत करने वाला, यानी जो मैंने जितनी आपको इस थोड़े से वक्त में चीजें बताई हैं, ये सोच लेके अवाम में जाना, एक नया बयानिया बनाना, इनकलाबी बयानिया बनाना, उस क्यादत का आज फुकदान है दुनिया में, और इसीलिए अवाम भुगत रही है उस फुकदान के नताइज। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हर तरफ ऐसा लगता है कि कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो अब देखते हैं कि बस नवंबर दिसंबर रह गया, कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुने। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी, टेंशन और लोगों को मरता हुआ ही देख रहे हैं। बहुत अफसोस होता है देख के। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।